नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, मीडिया के लिहाज से पिछला हफ्ता बेहद अहम रहा। सरकार ने मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए ट्विटर का गला दबाया, न्यूज क्लिक वेबसाइट के दफ्तर पर छापे डलवाए और साइबर वॉलंटियर बनाने की घोषणा कर दी। आज मीडिया वॉच में हम इन तमाम मुद्दों की जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। सबसे पहले ट्विटर को लेते हैं। ऐसा लगता है कि ट्विटर ने कमोबेश अब सरकार के सामने समर्पण कर दिया है। शुरुआत में उसने कड़े तेवर दिखाए थे और ऐसा लग रहा था कि वो सरकार की नहीं सुनेगी, सरकार के सामने सीना तान कर खड़े होकर उसके दबाव को मानने से इनकार कर देगी। उसने कुछ ऐसे काम भी किए थे, जैसे पहले जब सरकार ने कहा था कि इतने सारे अकाउंट को ब्लॉक कर दो, तो उसने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन 4 घंटे बाद उनको अनब्लॉक कर दिया था। और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ऐसा कोई भी मीडिया कंपनी नहीं करती है जिसको भारत में कारोबार करना है। और ये सरकार जिस तरह के अंदाज में काम कर रही है, उससे भिड़ने के अपने खतरे हैं। ये फेसबुक समझ चुका है और फेसबुक ने सरकार के साथ अपनी एक साठगांठ कर ली है, गठजोड़ कर लिया है और तमाम विरोधी कंटेंट को वो नियंत्रित और अनुशासित कर रहा है सरकार के पक्ष में। तो ट्विटर ने ऐसा नहीं किया और इससे सरकार को बड़ा झटका लगा। इसके बाद सरकार ने उससे 1178 अकाउंट ब्लॉक करने के लिए कहा, बंद करने के लिए कहा। ट्विटर ने उनमें से कुछ अकाउंट्स को बंद किया, लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स पर उसने कोई कार्रवाई नहीं की और कुछ अकाउंट्स को इस तरह से ब्लॉक किया कि वो देश में तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर आएंगे। इससे सरकार और भी बौखला गई और भी तिलमिला गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिस तरह से वो ट्विटर पर हमले कर रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, उससे ट्विटर को मानना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय तक ट्विटर ने नहीं माना था। इसके बाद सरकार ने दबाव और बढ़ाया और लगातार बयानबाजी हुई। संसद में भी बयान दिए गए। जो आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बार बार हमले किए कि ट्विटर को भारतीय कानून और भारतीय संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा और जो सरकार कहेगी उस पर अमल करना पड़ेगा, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये विशुद्ध रूप से धमकियां थी, जिसके बाद ट्विटर के अधिकारियों ने सरकार से बातचीत की और एक तरह का ये एक कहना चाहिए समाधान निकाला गया कि ट्विटर यहाँ पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रखेगा, जो सरकार के साथ लगातार बातचीत करेंगे और जो इस तरह के इश्यूज आएंगे उनको सुलझाएंगे। इस तरह की का सिस्टम डेवलप करना ही अपने आप में एक तरह का समझौता करना है, क्योंकि इसमें सरकार को गुंजाइश बन जाती है और भी दबाव डालने की उन अधिकारियों पर, और वो अधिकारी भी दबाव में रहेंगे हमेशा कि सरकार को कितना नाराज करें न करें और जो ट्विटर की घोषित पॉलिसी है उसको किस हद तक वो लागू कर पाएंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कि ट्विटर सरकार के दबाव में आ रहा है और ये तो अभी शुरुआत है। आगे चलकर और किस किस तरह के दबाव सरकार डालेगी और उस दबाव के सामने ट्विटर कैसे झुकेगा, ये अभी हमें आगे देखने को मिलेगा। अब सरकार ये कह रही है कि ट्विटर को भारतीय कानूनों के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, कानूनों के हिसाब से चलना चाहिए। किसी भी कंपनी को अगर भारत में काम करना है तो उसे यहाँ के कानूनों का और संविधान का सम्मान करना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार यहाँ कानूनों की आड़ लेते हुए दिख रही है अपने फायदे के लिए। उसे इससे मतलब नहीं है कि किस तरह की हेट स्पीच ट्विटर पर उसकी ट्रोल आर्मी, उसकी आईटी सेल बीजेपी की और तमाम तरह के जो उसके संगठन हैं किस तरह के बड़बोले बयान देते हैं, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने वाले बयान देते हैं या ट्वीट करते हैं, और उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार नहीं कर रही है, बल्कि केवल जो विरोधी हैं, जो असहमत लोग हैं, जो सरकार की नीतियों पर प्रश्न करते हैं, सरकार के नेतृत्व पर अटैक करते हैं, उनकी गलत नीतियों और गलत बयानी को लेकर, उसको रोकने के लिए ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और अगर आप और थोड़ा सा गहराई में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो कुछ अभी एकदम से सरकार बौखला गई है और ट्विटर का गला दबाने पर आमादा हो गई है, उसकी वजह यह है कि किसान आंदोलन को
एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है, वो चर्चित हो गया है। और ट्विटर के माध्यम से और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो उससे समर्थन मिलने लगा है, उससे सरकार चिंतित हो गई है और वो चाहती है कि ये जो प्रचार है इसको कैसे रोक दिया जाए। और सरकार को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान में जो भी प्रचार होगा उसको नियंत्रित कर सकती है। केंचुआ मीडिया उसके पैरों तले रहता है और उसके खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं करता है। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय पहलू उभर कर आ गया, उसने सरकार को परेशान कर दिया है। और सरकार इस विरोध को, इस असहमति को और किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जितनी प्रतिबद्ध है, उसमें इससे रुकावटें खड़ी हो रही हैं। तो ये स्पष्ट रूप से है कि सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान में होने वाली जो गतिविधियां हैं या उसकी जो नीतियां हैं या उसके जो कार्यक्रम हैं या उसके सरकार का नेतृत्व जो कर रहा है और कह रहा है, उसको पॉजिटिव पब्लिसिटी मिले, निगेटिविटी उसमें ना हो। और जो निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं या जो सरकार पर सवाल करने वाले लोग हैं, सरकार से असहमत लोग हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कहा है, अगर वो उनको ये प्लेटफॉर्म मिल गया, खुला मंच मिल गया, तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे अपने हितों में और सरकार को मुश्किलें आ सकती हैं। ध्यान रहे, सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस खुले मंच का इस्तेमाल करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। ट्विटर का हो या फेसबुक का हो या दूसरे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उसका फायदा उठाकर प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बनी है और लगातार जीतती भी रही है, क्योंकि फेसबुक से उनको समर्थन मिलता रहा है। लेकिन अब अगर सत्ता को आगे बढ़ाना है और संतोष को कुचलना है, आवाज़ों को दबाना है, तो इन माध्यमों को भी काबू में रखना पड़ेगा, इन्हें भी केंचुआ मीडिया में तब्दील करना पड़ेगा। और इस तरफ सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं और ऐसा लगता है कि ट्विटर, क्योंकि भारत में उसे व्यापार करना है, करीब 18 करोड़ उसके सब्सक्राइबर हैं हिंदुस्तान में, करीब 50-60 करोड़ का कारोबार पिछले साल उसने किया था। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये भारत इतना बड़ा बाजार है कि जैसे जैसे विस्तार होगा एक बड़ा कारोबार यहाँ से मिल सकता है, इसलिए वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहेगा और कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर की जो छवि है वो और भी खंडित होगी, क्योंकि फेसबुक के मुकाबले उसे थोड़ा ज़्यादा खुला माना जाता है और स्वतंत्रता का पक्षधर माना जाता है। लेकिन अब इस तरह से कंप्रोमाइज करेगा तो उसकी वो छवि ध्वस्त हो जाएगी। अभी हमने ट्विटर की बात की, लेकिन सरकार पूरे इंटरनेट पर, ऑनलाइन मीडिया पर अपना नियंत्रण रखना और अपनी मॉनिटरिंग करने की योजना बना चुकी है। उसने घोषणा की है कि वो देश भर में साइबर वॉलंटियर्स की नियुक्ति करेगी। हालांकि ये अवैतनिक होंगे, इन्हें कोई धनवन नहीं मिलेगा, ये स्वयंसेवी होंगे। लेकिन इस पूरे साइबर वॉलंटियर का जाल खड़ा करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। दरअसल ये एक तरह की साइबर सेना होगी जो कि सरकार के जरिए, गृह मंत्रालय के जरिए चलेगी। और ये इसका मकसद आप समझ सकते हैं कि सरकार विरोधी जो लोग भी हैं, सरकार से असहमत लोग हैं, उनकी कैसे निगरानी किया जाए, कैसे उनको एक दबाव में और एक दहशतपूर्ण वातावरण में रखा जाए, ताकि सरकार के खिलाफ चूं करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़े। खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जाएगा, पत्रकारों को निशाना बनाया जाएगा, जो आंदोलन जीवी हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, बुद्धिजीवियों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, सरकार से सवाल करने वाले तमाम लोगों को इसमें निशाना बनाया जाएगा। ये साइबर वॉलंटियर जो हैं उन पर नज़र रखेंगे, उनकी चुगलखोरी करेंगे सरकार से, और सरकार उनके आधारों पर एक्शन लेगी। तो ये बहुत साफ है कि एक साइबर सेना सरकार गठित कर रही है जिसमें बहुत सारे खतरे छिपे हुए हैं। इन खतरों को समझने के लिए हमें थोड़ा हिटलर के जर्मनी में जाना पड़ेगा। उस समय उसने क्या, किस तरह से अपने विरोधियों पर नज़र रखने का तंत्र खड़ा किया था। उसने ऐसी कोई अपनी, एक तो गेस्टापो तो थे ही जो कि इस तरह का काम करते थे, लेकिन उसने नागरिकों के बीच में भी अपने इस तरह के भेदिए स्थापित कर रखे थे जो
तमाम असहमत लोगों के बारे में सूचनाएं देते थे, जो यहूदियों के बारे में सूचनाएं देते थे, समाजवादियों के बारे में सूचनाएं देते थे, कम्युनिस्टों पर नजर रखते थे और इन सूचनाओं के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। तो हिटलर के जर्मनी का ये फार्मूला है जो हिंदुस्तान में साइबर सेना के रूप में आ रहा है, साइबर वॉलंटियर के रूप में आ रहा है, जिसे हम साइबर सेना कहें तो ठीक होगी। और ये साइबर सेना दरअसल हिंदू सेना का जो बड़ा हिस्सा है उसका एक और महत्वपूर्ण अंग बन जाएगी, संघ परिवार का हिस्सा बन जाएगी। अब हालांकि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि साइबर वॉलंटियर बनाने का मकसद ये है कि इंटरनेट पर नज़र रखी जाए और उसमें जो भी कहीं देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं उनको रोका जाए। उसने इसके लिए एक अमित शाह ने लंबी चौड़ी योजना बनाई है। साइबर वॉलंटियर कौन बन सकता है, किसको कैसे नियुक्त किया जाएगा, वे क्या क्या करेंगे, इसका पूरा ब्यौरा इस योजना में है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब पूरे सिस्टम में, पूरी सरकार में हिंदुत्ववादी बैठ गए हों, कब्जा कर लिया हो उन्होंने, तो इस मामले में कोई मुगालता हम लोगों को नहीं पालना चाहिए कि ये साइबर वॉलंटियर कौन लोग होंगे, किन्हें बनाया जाएगा, किनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी और वो किस तरह से अपना काम अंजाम करेंगे, उसका पूरा एजेंडा क्या होगा, ये समझने की बात है। इसकी पूरी संभावना है कि स्वतंत्र सोच रखने वाले नागरिकों को इसके लिए नहीं चुना जाएगा। साइबर जो वॉलंटियर बनाएगा वो ये वॉलंटियर पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर नजर रखेंगे जो सरकार से असहमत हैं, उनके बारे में सूचना देंगे और सरकार फिर उनके आधारों पर कार्रवाई करेगी। तो ये एक पूरा सिस्टम पैरेलल पूरे हिंदुस्तान में गृह मंत्री अमित शाह की योजना है कि डेवलप किया जाए अपने विरोधियों, असहमतों को कुचलने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए, उनको दहशत वाले वातावरण में रहने का को विवश करने के लिए। इसी तरह से इस साइबर सेना के गठन से एक और बहुत ही खतरनाक किस्म की बात यह होने जा रही है कि पूरे देश भर में आवाम संदेहों के बीच में रहने के लिए विवश हो जाएगा, क्योंकि हर एक आदमी को दूसरे पर शक होगा कि ये साइबर वॉलंटियर हो सकता है, ये हमारे बारे में कोई ऐसी सूचनाएं सरकार तक पहुंचा सकता है जिसके आधार पर मुझे दंडित किया जा सकता है, मुझे कहीं फंसाया जा सकता है। और दोस्त पर वो भरोसा करना छोड़ देगा, घर परिवार में ही एक संदेह का वातावरण बन जाए तो पूरा देश संदेहों के बीच में रहेगा, जिसमें एक दूसरे के साथ रिश्ते बहुत प्रभावित होंगे। वो विश्वास भरे रिश्ते बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विश्वास भरे रिश्ते अगर होंगे भी तो वो उन लोगों के बीच में होंगे जो इस एक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो शायद सरकार की मंशा भी यही होगी कि एक एजेंडे को लोगों को जोड़ो और बाकी को बाहर करो, टारगेट करो और उनके खिलाफ कार्रवाई करो। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस योजना पर अभी तक न तो मीडिया में कोई खास चर्चा हो रही, गोदी मीडिया तो करेगा ही नहीं, राजनीतिक दल भी अभी ऐसा लगता है कि इसको लेकर बहुत गंभीर नहीं है। तो ऐसे में कहीं इन खतरों को नज़रअंदाज किया गया और सरकार अपनी इस योजना के साथ आगे बढ़ गई तो आने वाले दिन हम सब के लिए बहुत ही भयानक होने वाले हैं, स्याह होने वाले हैं। मीडिया पर नियंत्रण पाने की सरकार की कोशिशों की कड़ी के रूप में आप इस घटना को भी देख सकते हैं, जिसमें न्यूज़ क्लिक नामक वेबसाइट पर छापे डाले गए हैं और करीब 4 दिन तक छापे चले हैं। और ये वेबसाइट कोई बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है, लेकिन बहुत प्रभावशाली वेबसाइट है, बहुत प्रतिष्ठित वेबसाइट है। इसके करीब 30 लाख सब्सक्राइबर हैं, जो कि अच्छी खासी संख्या मानी जा सकती है। लेकिन चूंकि सरकार लगातार इस एजेंडे में है कि कैसे अपने विरोधी पत्रकारों को फंसाया जाए, मीडिया संस्थानों को बदनाम किया जाए, उन पर केस लादे जाएं, तो एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से न्यूज़ क्लिक को निशाना बनाया गया। क्योंकि न्यूज़ क्लिक लगातार सरकार से सवाल पूछती रही, सरकार की नीतियों पर प्रश्न करती रही है और जाहिर है कि उसका कंटेंट ऐसा है जिसमें सरकार का विरोध झलकता है। तो सरकार ने इस वेबसाइट को सोच समझकर निशाना बनाया है। आप समझ सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यहाँ क्यों भेजा गया है, किस एजेंडे के तहत भेजा गया है। हम ये लगातार देख रहे हैं कि जो वेबसाइट या जो भी मीडिया संस्थान सरकार के खिलाफ होते हैं उन पर लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं।
उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है जो सरकार के साथ खड़े हैं, और छोटे छोटे संस्थान तक को टारगेट बनाया जा रहा है। आप देखिए कि रिपब्लिक टीवी इतने बड़े टीआरपी घोटाले में फंसा है, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसको बचाने के लिए सीबीआई को मामला देने की कोशिश की और ईडी को भी इसमें डालने की तैयारी में वो है। तो ये लगातार हम देख रहे हैं, ना तो जी टीवी, ना दैनिक जागरण, इस तरह के जो संस्थान घोषित रूप से हम जानते हैं कि सरकार के पक्ष में है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, जहां हजारों करोड़ के मामले हो सकते हैं, लेन देन के, फर्जी लेन देन के और काले धन के, वहां पर ये छापे नहीं पड़ रहे हैं। छोटे छोटे मीडिया संस्थानों पर छापे पड़ रहे हैं। और इस न्यूज क्लिक के बारे में ईडी का कहना है कि कोई 30 करोड़ रुपए का कोई ऐसा लेन देन उसे मिला, जिसके बारे में वो जांच करने के लिए 4 दिन तक छापे मार रही है। और उसके जो संपादक हैं प्रवीर पुरकायस्थ, उनके घर पर छापे मारे गए हैं। उसके अलावा उनके जो डायरेक्टर्स हैं, करीब 8 स्थानों पर ये छापे मारे गए हैं। और पूरी मीडिया इंडस्ट्री समझ रही है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसका विरोध भी किया है, तमाम बड़े जर्नलिस्टों ने इसका विरोध किया है। इसके विरोध में एडिटर्स गिल्ड ने भी बयान जारी किया है कि ये सरासर धमकाने वाली, डराने वाली और परेशान करने वाली कार्रवाई है, जिसका एजेंडा ही मीडिया का दमन करना है। तो न्यूज क्लिक एक अच्छे कंटेंट के वाली वेबसाइट है और इसकी प्रतिष्ठा पिछले 3-4 सालों में अच्छी खासी बन गई है। ये चुभ रही है सरकार की आंखों में और वो चाहती कि इसको किसी भी तरह से कुचल डाला जाए। तो ये बहुत ही साफ मैसेज है सरकार की तरफ से, जो पहले भी दिया जा चुका है। अभी आप जानते हैं कि 8 ऐसे लोगों पर मुकदमे दायर किए गए हैं 3-4 राज्यों में, जिसमें राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे जैसे लोग हैं। और कारवां जैसी जो पत्रिका जो सरकार के का पर्दाफाश करती रहती है, उसको भी निशाना बनाया गया है। और इसके पहले द वायर, स्क्रोल, तमाम तरह की इस तरह की वेबसाइट हैं जो थोड़ा भी क्रिटिकल है सरकार को लेकर, उनको टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स के जरिए। एनडीटीवी के पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार बहुत ही पक्षपातपूर्ण ढंग से कुछ मीडिया संस्थानों को, कुछ पत्रकारों को निशाना बना रही है, उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें डराने धमकाने के लिए। और अंततः उसकी जो कोशिश है कि पूरा मीडिया उसके शिकंजे में होना चाहिए, उसके इशारों पर चलना चाहिए, उसके खिलाफ कहीं से कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज का मीडियावाद, जिनमें मैंने कोशिश की है कि जो मीडिया परिवेश नया बन रहा है, उसमें किस तरह सरकार मीडिया को काबू में करने की कोशिश कर रही है, इसको एक्सप्लेन करने का। उम्मीद है कि आपको ये कड़ी पसंद आएगी और आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने डीबी लाइव की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।